चलिए, रिकॉर्डिंग ऑन हो गई है। अब वॉइस आ रही है। ईयरफोन मेरे ईयरफोन्स की वॉइस आ रही है ना भैया? मुझे वॉइस अच्छे से नहीं आ रही है। अभी ठीक है? अभी ठीक है क्या? अब ठीक है? श्रुति, प्लीज बताओ अभी ठीक है? चलिए, ठीक है। ओके। चलिए, बहुत बढ़िया, शानदार। तो बिजनेस में कैसा चल रहा है सिनेरियो? मतलब बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, एनवायरनमेंट और ये सब में कितनी तैयारी हो गई है आप लोग की? पहले थोड़ा सा इस पे डिस्कशन हो जाए कि आप लोग ने कितना अपने साइड से पढ़ लिया है और खत्म कर लिया है। देन आई विल थिंक कि फिर मुझे कितना उसमें बताना है और कितना पढ़ाना है, तो उस हिसाब से मैं चलूंगा फिर। तो आप पहले अपने साइड से बता दीजिए कि कितना आप लोग ने अपने साइड से खत्म कर लिया है और कितना मुझे कराने की जरूरत है। तो फटाफट बताइए। हेलो, रिप्लाई प्लीज गाइस। वो रिप्लाई नहीं करोगे यार तो बहुत दिक्कत हो जाएगा। ठीक है। हेलो, हेलो। कोई रिप्लाई क्यों नहीं कर रहा है? हेलो, कोई है इधर? हेलो, एनीवन इज हियर? हेलो। कोई माइक ऑफ करके बता देगा क्या मेरे को? वॉइस नहीं आ रही है क्या? क्योंकि कोई रिप्लाई नहीं कर रहा है। अच्छा, लोग कह रहे हैं आ रही है। आ रही है, चलिए ठीक है, स्टार्ट करते हैं। तो मैं बता रहा था कि बिजनेस में हम लोग को तीन चीजें पढ़नी थी। बिजनेस, ठीक है, बिजनेस मैनेजमेंट, ठीक है, फिर ऑर्गेनाइजेशन, और तीसरा है एनवायरनमेंट। काफी हद तक लोगों ने पढ़ भी लिया होगा। काफी हद तक लोगों ने पढ़ लिया होगा, आई होप, आई थिंक काफी हद तक लोगों ने पढ़ लिया होगा। क्यों? हाँ या ना? जी। ठीक है। तो मैं बस जल्दी जल्दी आज ओवरव्यू लूंगा, ठीक है, कि मेरे साइड से भी कुछ ऐसा बच ना जाए या फिर कुछ ऐसी चीजें रह ना जाए जो आप लोग नहीं पढ़े हैं या फिर शायद आप लोग ने स्किप कर दिया हो। तो हम स्टार्ट करते हैं, सीधा फटाफट स्टार्ट करते हैं। आज ज्यादा बातें नहीं होंगी, ज्यादा काम होगा। तो पहले तो मुझे ये बता दीजिए कि आप बिजनेस से क्या समझते हैं? बिजनेस से आप क्या समझते हैं? व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय बिजनेस? एनीवन राइट देयर? कोई भी ऐसा जो बता सकता है कि आप बिजनेस से क्या समझते हैं? हेलो, कोई है? बिजनेस से आप क्या समझ पा रहे हैं? अ मीडियम टू अर्न। ओह, अच्छा, चलिए ठीक है। आप लोग पहले अपनी बातें रखिए, फिर मैं बताता हूँ कि बिजनेस क्या होता है, जिससे आपको हमेशा याद रहेगा। बाइंग और सेलिंग, ऑक्यूपेशन। ओके, ग्रेट, बहुत अच्छी बात है। और कोई कुछ टिप्पणी देना चाहेगा कि उनके हिसाब से बिजनेस क्या होता है? बिजनेस इज एन इकोनॉमिक एक्टिविटी विच इंक्लूड्स प्रोडक्शन एंड एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। ओके, चलिए। बिजनेस इज कंसर्न विद डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ क्वेश्चन सर्विस, क्या क्वेश्चन सर्विसेज फॉर द मोटिव ऑफ सर्विस टू सेटिस्फाई। चलिए ठीक है, ठीक है, ठीक है, ओके, ग्रेट ग्रेट, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अब चलिए सबके जवाब का और सवालों के जो सवाल आप लोग ने जवाब दिए हैं उसको चल के लेके चलते हैं, ठीक है। सबसे पहले अंकिता गोयल ने जवाब दिया अ मीडियम टू अर्न, ठीक है। अंकिता गोयल ने जवाब दिया है अ मीडियम टू अर्न, ठीक है। अंकिता जी ने जवाब दिया अ मीडियम टू अर्न, ठीक है। ये एक आदमी है, ठीक है, ये एक आदमी है, ठीक है। वो गया, ठीक है, एक घर था, बहुत अमीर घर था। वहां गया, ठीक है, और वहां पे उसने जाके बहुत अमीर आदमी था, उसके घर चोरी करा। वहां से तो उसको इतने अमाउंट ऑफ पैसा मिल गया और ये इसके पास आ गया। अब मीडियम टू अर्न हो गया। क्या ये बिजनेस है? क्या ये बिजनेस है? नो।
अश्रुति तुम रिकॉर्डेड देख लेना, चलो जिसका लैग कर रहा है वो रिकॉर्डेड देख लेगा, कोई दिक्कत नहीं है। ओके, नहीं बोल रहे हैं, बट अंकिता ने तो बोला मीडियम टू अर्न, बट अंकिता ने तो बोला मीडियम टू अर्न, तो फिर कैसे, तो फिर कैसे यार, अंकिता यहाँ तो गलत हो गई। नो इकोनॉमिक एक्टिविटी, इकोनॉमिक एक्टिविटी क्यों नहीं है, ये पैसा इकोनॉमिक एक्टिविटी नहीं है खुशी जी, ये इकोनॉमिक एक्टिविटी नहीं है तो फिर क्या है। इट शुड बी एथिकल इन नेचर एज वेल एज ऑन रेगुलर बेसिस। अच्छा चलिए, ये रेगुलर बेसिस हो रहा है अब। हाँ हाँ, मिल जाएगा मिल जाएगा। सेटिस्फाई ह्यूमन वांट्स विद द ऑब्जेक्टिव ऑफ अर्निंग प्रॉफिट, अच्छा जी, कोई बाइंग और सेलिंग नहीं हुई। अच्छा चलिए, ऐसा है क्या, चलिए और लोगों ने जवाब दिया, ठीक है, तो वो भी देख लेते हैं। और लोगों ने जवाब दिया है कि भाई बाइंग एंड सेलिंग होना चाहिए। मैं एक बंदा हूँ, ठीक है, मैं जंगल से बहुत सारे सामान को इकट्ठा किया, जिससे मैंने ड्रग्स बनाया। मैंने चरस गांजा खरीद के पेड़ से सब इकट्ठा किया और मैंने उससे ड्रग्स बनाया, ठीक है। ड्रग्स, ड्रग्स से मैंने क्या बनाया, जो बेहोश करने के लिए दवा यूज की जाती है वो, ठीक है, लीगल होना चाहिए। चलिए वो बहुत अच्छी बात है, जिन्हें समझ में आ गया, जिन्हें नहीं समझ में आया आप सुन लीजिए एक बार। जैसे कि मैंने क्या किया कि मैंने बहुत सारा चीजों को मिलाया और मैंने बेहोश करने वाली दवा बनाई। फिर मैं इस आदमी के घर गया, फिर मैंने इसको उस दवा को सुंघाया और बेहोश करके फिर मैंने पैसा लेके आ गया, 10 लाख रुपए या जितने भी। तो यहाँ मैंने प्रोडक्शन किया क्या, जी बिल्कुल किया, मैंने प्रोडक्शन किया, मैंने ड्रग्स ड्रग्स बनाए, दवा बनाई, आपका इलीगल बिजनेस है। हाँ, तो वही तो बात है कि पहले पहले बार में तो किसी ने भी लीगल नहीं बोला, पहले बार में तो किसी ने भी लीगल नहीं बोला, सब लोग ने बस जो आप लोग ने रटा है 11th में आपने वही बोला। बट अगर अच्छा कोई आदमी आपके सामने आ जाएगा तो आपको वहीं पे पकड़ के झाड़ देगा, ठीक है। तो एथिकल और लीगल बेसिकली मैं ये समझाना चाह रहा था कि डेफिनेशन जब आप लिख रहे हैं बिजनेस का, तो आप ये लिखेंगे कि बिजनेस refers to an legal economic activity legal economic activity which is concerned which is concerned which is concerned with the production of goods and services and और सर्विस जो भी है टू अर्न प्रॉफिट, टू अर्न प्रॉफिट। इसके अपने अपने फीचर्स हैं कि रेगुलर बेसिस पे होना चाहिए एंड लीगल होना चाहिए, एक्सचेंज होना चाहिए, बाइंग एंड सेलिंग होना चाहिए, मॉनेटरी टर्म्स में होना चाहिए। So that will be considered as business. And the last and not more least, it's like कि profit earning is the most priority thing which is seen in business. So business is derived from the word busy, मतलब बिजी वर्ड से उसको रखा गया क्योंकि आदमी इन्वॉल्व रहता है बहुत सारी एक्टिविटीज में, इसलिए बिजनेस नाम दिया गया है। तो आपसे कभी भी कोई पूछे कि बिजनेस की डेफिनेशन क्या है, तो आप लीगल वर्ड को कभी नहीं भूलेंगे, वरना इलीगल तो बहुत तरीके के बिजनेस है, ठीक है। तो ये चीज नहीं भूलना है आपको कभी भी कि बिजनेस, यार जब भी बात कर रहे हैं हम बिजनेस में, तो इस वर्ड की इंपॉर्टेंस बहुत है, ठीक है। समझ में आ गया क्या सभी को, हाँ या ना? समझ में आ गया तो बस एक थम्स अप दिखा दीजिए फटाफट, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए ठीक है, ओके ग्रेट, चलिए बहुत शानदार। अब बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, बिजनेस हो गया, अब बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन पे हम डायरेक्ट मूव करते हैं, हम ज्यादा अंदर नहीं घुसेंगे। बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, ट्रेड्स एंड ऑक्सिलरीज टू ट्रेड, ये सब पे हम नहीं जाते हैं, ठीक है। नाउ वी मूव टू द डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, दैट इज, पहला बता देगा कोई, बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन एंड इट्स फॉर्म, ठीक है, एंड इट्स फॉर्म। तो पहला हम चलेंगे, दैट इज सोल प्रोप्राइटर। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट क्या कहते हैं, कॉम्बिनेशंस एंड ऑल या फॉर्म्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशंस की मैं बात नहीं कर रहा हूँ, मैं टाइप्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशंस की मैं बात नहीं कर रहा हूँ, मैं फॉर्म्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशंस की बात कर रहा हूँ, ठीक है। देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन फॉर्म एंड टाइप्स, ठीक है। तो फॉर्म इट्स लाइक कि आप किस किस तरीके में अवेलेबल्स हैं
ठीक है. And that what you are telling is types of our business structure and organization, a line and staff organization, matrix organization. They are basically on the basis of कि वो क्या काम करते हैं तो उन पे. But what we have studied in 11th and 12th, I'm talking about that. Is anyone once mic is open? किसी का mic open है? Hello. Who's that? प्लीज यार माइक खोल के इधर अपने वातावरण की आवाजें आप ना सुनाए तो बहुत बढ़िया होगा. ठीक है. नो प्रॉब्लम जिसका भी माइक था, बट इट्स लाइक कि आप अपने वातावरण की आवाज हमें ना सुनाए आप, क्योंकि आप सुन रहे हैं उधर खुद ही. चलिए तो पहला हम चलते हैं सोल प्रोप्राइटरशिप. एनीवन व्हाट इज सोल प्रोप्राइटर? सोल प्रोप्राइटर. एनीवन व्हाट इज सोल प्रोप्राइटरशिप? कोई बता सकता है क्या आप समझते हैं सोल प्रोप्राइटरशिप से? वन मैन आर्मी. इधर हॉलीडे थोड़ी पिक्चर देखने जा रहे हैं. वन मैन आर्मी, शिवाजी द बॉस, ये सब नहीं. इधर पूछ रहे हैं जो वो बताओ. वन मैन आर्मी नहीं. ठीक है. सोल प्रोप्राइटरशिप. वन मैन आर्मी. ठीक है. चलिए कोई और बताएगा? वर्षा शुक्ला जी का चांस खत्म. वन मैन आर्मी उन्होंने बोल दिया. कोई और जो बताना चाहेगा? किसी और के पास शिवाजी द बॉस या इस टाइप की कोई बातें? एनीवन देयर who can tell me what is sole proprietorship? I'm waiting for your answer. Individual owner. चलिए बहुत शानदार. Individual ownership, sharing profits and losses solely. The business which is directed management by a single person. Great. ये अच्छा लगा मुझे. Oh, one owner who share profit and losses. Sole proprietorship is the form of business in which there is one owner who employ their money with limited liability. शानदार शानदार. एक नंबर एंड कंट्रोल बाय इंडिविजुअल. चलिए बहुत ही अच्छे अच्छे जवाब दिए हैं. बस लिमिटेड लाइबिलिटी की जगह अनलिमिटेड लाइबिलिटी जोड़ लेंगी शिवांगी सिंह जी तो आपकी डेफिनेशन काफी बेटर हो जाएगी. ठीक है. चलिए बहुत बढ़िया. चलिए तो सोल प्रोप्राइटरशिप. सो इट इज अ फॉर्म ऑफ नॉन कॉर्पोरेट बिजनेस. अब नॉन कॉर्पोरेट बिजनेस मतलब क्या हुआ? इट इज अ फॉर्म ऑफ नॉन कॉर्पोरेट बिजनेस. नॉन कॉर्पोरेट बिजनेस कहने का सेंस क्या है? कहने का सेंस क्या है कि वो कंपनी फॉर्म नहीं होगा. पहली बात तो ये है कि वो कंपनी फॉर्म नहीं होगा. ठीक है. दूसरी बात, इट इज अ फॉर्म ऑफ नॉन कॉर्पोरेट बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन जो कि ओन कौन करता है? एक बंदा. मैनेज कौन करता है? एक बंदा. ठीक है. कंट्रोल कौन करता है? एक ही बंदा. So that is known as sole proprietorship. So basically it is a form of non-corporate business organization which is owned, managed and controlled by a single person, and also who is the recipient of all profits. Recipient मतलब क्या समझते हैं? रिसिपिएंट मतलब आप कहना चाहिए यहाँ पे है कि जैसे कि बहुत सारा प्रॉफिट आएगा तो उसको कौन, जब सब कुछ एक ही बंदा कर रहा है तो प्रॉफिट भी कौन लेगा? एक बंदा ही लेगा. ठीक है. दैट मीन्स ओनर. एग्जैक्टली दैट मीन्स ओनर. एंड ऑल्सो अगर प्रॉफिट भी एक बंदा ले रहा है तो ये तो भाई पैसे आ रहे हैं बहुत सारे, तो इधर से जब वो लॉसेस वाली जो दुकान है जब वो आएगी तो वो भी कौन देखेगा? एक ही बंदा देखेगा. सो अभी दो लाइन में हम लोग ने क्या समझा कि इट इज अ फॉर्म ऑफ नॉन कॉर्पोरेट बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन विच इज ओन्ड, मैनेज्ड एंड कंट्रोल्ड बाय अ सिंगल पर्सन हु इज द रिसिपिएंट ऑफ ऑल प्रॉफिट्स एंड बियरर ऑफ ऑल रिस्क. ठीक है. सारे लॉसेस एंड रिस्क को एक ही बंदा देखता है. ठीक है. फिर इट इज द मोस्ट सिंपल एंड ओल्डेस्ट फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन. याद रखिएगा ये एक अच्छा है कि इट इज द मोस्ट ओल्डेस्ट फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन. पहली बात, इट इज द मोस्ट सिंपल एंड simple and oldest form of business organization. ठीक है. ये एक अच्छा पॉइंट है जो कि आप कर सकते हैं. The main demerit of this is that it has unlimited liability. Now unlimited liability के लिए सबसे बढ़िया एग्जांपल क्या हो सकता है? कोई बता सकता है? सबसे बढ़िया एग्जांपल क्या हो सकता है? शिवाजी द बॉस.
शिवाजी द बॉस मूवी सभी लोग ने देखी होगी आई थिंक। देखिए कि नहीं देखिए बताइए फटाफट। देखिए कि नहीं देखिए शिवाजी द बॉस। टक टक टकाक। देखिए ना। बिल्कुल। तो देखी है तो उसमें याद होगा कि वो देखा होगा कि जब वो उसका घर गिरवी पे खत्म होने लगता है, वो पूरा लाइबिलिटी पे ऑफ करने लगता है, सॉल्वेंट टाइप हो जाता है, इंसॉल्वेंट टाइप, तो लास्ट में जाते जाते उसकी घड़ी भी ले लेता है हाथ में कि सर योर वो रिस्ट वॉच इज ऑल्सो इन आवर लिस्ट। याद होगा। तो दैट इज द एग्जैक्टली द मीनिंग ऑफ अनलिमिटेड लाइबिलिटी, दैट योर इफ आपकी सारी प्रॉपर्टी भी खत्म हो जाएगी, देन उसके बाद भी अगर आपकी फिर पर्सनल प्रॉपर्टीज को भी डेप्ट को पे ऑफ करने के लिए यूज किया जा सकता है, जैसा कि शिवाजी द बॉस में हुआ था। उसकी घड़ी भी लास्ट तक ले ली गई थी, एंड व्हाट ही वाज लेफ्ट विद दैट 1 रुपी जो उसको उसने दिया था, तो फिर उसके ही माथे पर चिपका देता है एंड ऑल। सो ये सब था। तो दैट इज व्हाट मीन आई वाज टेलिंग कि अनलिमिटेड लाइबिलिटी होता है, दैट इज शिवाजी द बॉस एग्जाम्पल में। बस आप यही याद रखिएगा, सबसे बेस्ट, आपको कभी प्रॉब्लम ही नहीं होगी। शिवाजी द बॉस का वो सीन हमेशा के लिए दिमाग में बैठा लीजिए, अनलिमिटेड लाइबिलिटी के लिए कभी कंफ्यूजन नहीं जाएगी। ठीक है। यहीं पे मैं लिमिटेड भी समझा सकता था बट अभी नहीं, आगे देखा जाएगा। ठीक है। चलिए, नाउ मूविंग टुवर्ड्स व्हाट आर द फीचर्स ऑफ सोल प्रोप्राइटरशिप। फीचर्स ऑफ फीचर्स ऑफ सोल प्रोप्राइटरशिप, एज यू ऑल नो कि मैंने कंपनी फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन आप लोगों को पढ़ा दिया है, तो मुझे कंपनी डील नहीं करना है, बट दैट दीज वर लेफ्ट, सो आई थॉट कि ये सब भी करा के खत्म कर दिया जाए। एंड बिकॉज आई एम टेकिंग 6 classes in a week, so it is quite, I am having a quite enough time, so सारी की सारी जितनी भी इम्पोर्टेंट चीजें हैं, और एक बार रिवीजन भी हो जाएगा, एंड मैनेजमेंट वाले पार्ट पे आएंगे तो आपका 12th वाला पार्ट भी थोड़ा बहुत तक मैं देख लूंगा, ऐसा मुझे उम्मीद है। तो नॉट आई इट्स नॉट माय सब्जेक्ट बट आई कैन डील इट विथ सम एक्सटेंट, तो इस वजह से। तो चलिए, पहला फीचर्स बताइए। इंडिविजुअल ओनर, इंडिविजुअल ओनरशिप, आपने सही समझने लायक पॉइंट। इंडिविजुअल ओनरशिप, इंडिविजुअल ओनरशिप, सिंगल बंदा जो पूरे कंपनी को ओन करेगा, पूरे बिजनेस को ओन करेगा। ठीक है। एंड वो इसीलिए उसको सोल प्रोप्राइटरशिप का मत नाम दिया। सोल मतलब वन एंड प्रोप्राइटरशिप मतलब ओनरशिप। ठीक है। नाउ सेकंड पॉइंट, दैट इज वन मैन कंट्रोल। ठीक है। वन मैन कंट्रोल, वन मैन कंट्रोल का मतलब द प्रोप्राइटर टेक्स ऑल डिसीजंस, बेसिकली जो भी डिसीजंस हो रहे हैं कि पैसा कहाँ लगेगा, कैसे आएगा, सामान कितना आएगा, दुकान कब खुलेगी, कब बंद होगी, कैसे, सारे डिसीजन कौन ले रहा है? एक बंदा, इसीलिए वन मैन कंट्रोल हो गया। ठीक है। थर्ड पॉइंट, नो सेपरेट लीगल एंटिटी। हाँ ठीक है भाई, पता है। नो सेपरेट, नो सेपरेट लीगल एंटिटी। सेपरेट लीगल एंटिटी का मतलब, सेपरेट लीगल एंटिटी का मतलब दैट देयर इज नो डिस्टिंक्शन बिटवीन द प्रोपराइटर एंड हिज बिजनेस। मतलब कि ये अगर उसकी दुकान है हलवाई की और ये बंदा है, तो इनके और इनके बीच में कोई डिफरेंस नहीं है। जो इसका है वो इसका है, जो इसका है वो इसका है। ठीक है। इस हिसाब से ओनरशिप और बिजनेस अलग अलग नहीं होता। एग्जैक्टली, दे बोथ आर सेम ऑन द सेम पेज, they are not different from each other, they are exactly together with ownership and business अलग नहीं होती है, owner and business अलग नहीं होता है, they are equal, so there is no separate legal entity। अब separate legal entity का कॉन्सेप्ट आप लोगों ने कंपनीज में फॉर्म में पढ़ लिया था कि जो लॉ के थ्रू डिफाइंड हो और उसको लॉ से एग्जिस्टेंस मिलती है और लॉ से उसका वाइंड अप होता हो, तो उसे हम कहते हैं सेपरेट लीगल एंटिटी। एंड एज यू ऑल नो कि कंपनी फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन को कंपनी ही बना सकती है और कंपनी ही मतलब लॉ ही बना सकता है, लॉ ही उसको खत्म कर सकता है कंपनी फॉर्म को। सो दैट्स व्हाई दैट कंपनी इज हैविंग सेपरेट लीगल एंटिटी, बट इन केस ऑफ सोल प्रोप्राइटरशिप देयर इज नो सेपरेट लीगल एंटिटी, as simple as that। Now moving to next point, that is unlimited liability। As I told you, unlimited liability, unlimited liability, that the proprietor is personally liable for all debts of the business, as I already told you कि जो भी डेब्ट्स होंगे उसके लिए प्रोप्राइटर ही पर्सनली लाइबल रहेगा, उसी को खर्चे उठाने हैं। इन केस अगर एसेट्स इनसफिशिएंट पड़ जाते हैं डेब्ट को मीट करने के लिए, तो उसकी पर्सनल प्रॉपर्टी भी अटैच की जा सकती है टू पे द डेब्ट।
एंड ऑल, ठीक है, सिंपल एज दैट। शिवाजी द बॉस, एक ही याद करने का सिंपल फंडा, शिवाजी द बॉस, ठीक है, शिवाजी बॉस जो भी है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट, नेक्स्ट पॉइंट, नेक्स्ट पॉइंट इज नो प्रॉफिट शेयरिंग। The best feature of proprietorship, sole proprietorship is that there is only one person, एक ही बंदा है, तो प्रॉफिट किससे बांटेगा? तो भाई जितना भी पैसा है सब किसके जेब में जाएगा? इसी के जेब में जाएगा। सो देर इज नो सेपरेट, नो देर इज नो शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट। एक बंदा जब सब कुछ मैनेज कर रहा है, इट इज ओन्ड बाय वन पर्सन, इट इज मैनेज्ड बाय वन पर्सन, इट इज कंट्रोल्ड बाय वन पर्सन, सो द प्रॉफिट विल बी ऑल्सो टेकन बाय द वन पर्सन ओनली, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट, स्मॉल स्केल, गुड पॉइंट आई वुड से, स्मॉल स्केल, sorry, small scale, small scale. Now as you all know why it is, can anyone tell me क्यों small scale point यहाँ पे जोड़ा गया? कोई भी बता सकता है कि क्यों small scale point जोड़ा गया है यहाँ पे? कोई भी बता सकता है कि क्यों small scale point यहाँ पे जोड़ा गया? लिमिटेड कैपिटल, एक ही इंसान है, कैपिटल लगी है, ओके, ठीक है, लिमिटेड कैपिटल। सी बहुत सारे फैक्टर्स हैं स्मॉल स्केल होने के। पहली बात, कैपिटल की कमी, कैपिटल की कमी है, इस वजह से वो ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ, मतलब ज्यादा अपना बिजनेस वाइड वाइड नहीं कर सकता है, ठीक है, अपने इसको स्केल को बढ़ा नहीं सकता है, क्योंकि उसके पास कैपिटल कम है, तो प्रोडक्शन कम होगा, प्रोडक्शन कम होगा तो सेल कम होगा, सेल कम होगा तो प्रॉफिट कम होगा, एंड इफ देर इज नो प्रॉफिट देर इज नो एक्सपेंशन। सिंपल साइकिल जो चलने की फंडा है, ठीक है, ये एक सिंपल साइकिल है। प्रोडक्शन कम, प्रॉफिट, सेलिंग कम, सेलिंग कम, प्रॉफिट कम, प्रॉफिट कम, नो एक्सपेंशन, नो ग्रोथ, ठीक है। सो बेसिकली स्मॉल स्केल इसी वजह से सबसे मेन प्रॉब्लम कैपिटल है। देन सेकंड पॉइंट इज, पहला स्मॉल स्केल होने का सबसे बड़ा फैक्टर क्या है कि लैक ऑफ कैपिटल, ठीक है, लैक ऑफ कैपिटल। दूसरा पॉइंट क्या है कि जो क्या कहते हैं, लैक ऑफ कैपिटल एक हो गया, दूसरा ये हो गया कि नंबर ऑफ पर्सन्स इज लिमिटेड टू वन। आप अगर कहीं डाइवर्सिफाई कर रहे हो तो आपको लोग चाहिए, लोग चाहिए तो उसके लिए आपको भाई पहले लोग को रिक्रूट करना पड़ेगा, रिक्रूट करने के लिए आपको उनको सैलरी देनी पड़ेगी, एंड इफ देर इज नो, एंड इफ देर इज नो प्रॉफिट, good profit, then you cannot pay salary, and single person cannot manage the whole thing. If you are expanding your business, if you are diversifying your business, you need people there who can work for your business, who can do work for your business, basically ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अगर पहली बात तो पहला फैक्टर है कि लैक ऑफ कैपिटल, कैपिटल कम तो प्रोडक्शन कम, प्रोडक्शन कम तो सेलिंग कम, सेलिंग कम तो प्रॉफिट कम, मतलब सेलिंग कम तो प्रॉफिट कम, और प्रॉफिट कम तो भाई स्मॉल स्केल, ठीक है। फिर उसके बाद एक पर्सन ही रहता है, ज्यादा पर्सन इन्वॉल्व नहीं रहते हैं, एक से ज्यादा नहीं होते हैं, सो दैट्स व्हाई देयर इज अ लैक ऑफ ह्यूमन कैपिटल, आई वुड से ह्यूमन कैपिटल की कमी रहती है। दैट्स व्हाई देयर इज नो स्कोप ऑफ एक्सपैंडिंग द बिजनेस फ्रॉम स्मॉल स्केल टू लार्ज स्केल, ठीक है। ये एक पॉइंट था जो कि अच्छा पॉइंट था। देन नो लीगल फॉर्मेलिटीज, क्या सोल प्रोप्राइटर का रजिस्ट्रेशन कराना कंपल्सरी है? ईज ऑफ फॉर्मेशन, नो, 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 एग्जैक्टली, एग्जैक्टली, एग्जैक्टली। ज्योति जी की दुकान है, ज्योति जी जब चाहे तब खोलें उस दुकान को, जब चाहे तब बंद कर दे उस दुकान को, उनके ऊपर। वो आज लॉकडाउन में खोल रही है दुकान, लॉकडाउन में बंद करना चाहे बंद करके चली जाए भाई, गांव चल गए, कहीं और चल गए, विदेश चली गई भाई, इतना पैसा कमा ली कि विदेश चल गई, तो उसके लिए कोई पूछने नहीं आएगा कि ये क्यों इतने दिन से बंद है, क्योंकि उसको कोई लीगल कंप्लायंसेस फॉलो नहीं करना है। तो मेरी दुकान हम जब चाहे तब शटर ऊपर करें, जब चाहे तब शटर नीचे कर दें,
कोई दिक्कत नहीं है। इसी तरह से इसको याद रखने का सबसे बेस्ट तरीका यही है कि देर इज नो compliances टू फॉलो व्हेन यू आर ओपनिंग अ बिजनेस। अगर आप कोई अपना बिजनेस खोल रहे हैं सोल प्रोप्राइटर के बेसिस में, तो ना आपको उस टाइम कोई कंप्लायंस फॉलो करना है, कुछ नहीं करना है। बस भाई 4 लोग को न्योता बांटना है, अपना दुकान सजवाना है, उसके आगे बैलून लगवाना है, माला फूल लगवाना है, पंडित बुलाना है, पूजा कराना है, और एक कॉफी मशीन रख देना है। जो 4 लोग आएंगे वो कॉफी पियेंगे, एंड कुछ नए ग्राहक आएंगे उस दिन खरीदेंगे, चले जाएंगे, काम खत्म। दैट्स इट। ये है आपका, ये मतलब यही बेसिकली होता है। मतलब मैंने देखा है दुकान वाले जो अभी रिसेंट दुकान खोलते हैं या बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं से सोल प्रोप्राइटर के बेसिस पे, तो वो लोग यही करते हैं। तो कोई लीगल फॉर्मेलिटीज नहीं है, ये जब चाहे तब कर सकते हैं, कोई लॉ का कंप्लायंस फॉलो नहीं करना है, कुछ नहीं करना है। तो ना इसके लिए कुछ चाहिए। और अगर हमारी दुकान नहीं चल रही है, हमें कहीं जाना है, हमें कहीं शिफ्ट होना है, हम नहीं अब कंटिन्यू कर सकते बिजनेस को, तुरंत शटर गिरा, बंद, ये दुकान किसी और को बेच के निकल लिए, काम खत्म, कोई पूछने तक नहीं आएगा। क्यों? गलत बोल रहा हूं मैं? एम आई सेइंग एनीथिंग रॉन्ग? नहीं। हो सकता है कई लोग एग्री करें, कई लोग नहीं है, बट एग्जैक्टली जो बात है वो यही है। ठीक है। सो देर इज नो लीगल फॉर्मेलिटीज टू रिक्वायर टू स्टार्ट अ बिजनेस, टू मैनेज और डिसॉल्व द सोल प्रोप्राइटरशिप। कुछ केसेस में आपको लाइसेंस की जरूरत पड़ सकती है। सम काइंड ऑफ बिजनेस के लिए आपको लाइसेंस की जरूरत पड़ सकती है। जैसे कि मैं कह दूं, शराब की जॉब शॉप, जो सरकारी शराब की दुकानें चलती हैं, तो आपको लाइसेंस चाहता है। गन की अगर आप दुकान चला रहे हैं तो आपको फिर लाइसेंस चाहता है। ऐसे कुछ काम हैं जिनके लिए आपको लाइसेंस की जरूरत पड़ती है। तो उसके लिए आपको अपना रजिस्ट्रेशन दुकान का कराना पड़ जाता है, क्योंकि वो काम ही ऐसा है कि आप वहां पे ऊपर नीचे कुछ करेंगे तो सरकार आपको ले लेती है। ठीक है। सो हेयर वी एंड अप विथ सोल प्रोप्राइटरशिप। फीचर्स में क्या क्या कर सकते हैं इसके काउंट। फीचर्स में फीचर्स एंड डीमेरिट्स जो इसके हैं, बहुत इजीली आप फिंगर टिप पे याद कर सकते हैं कि सिंगल ओनरशिप है। सिंगल ओनरशिप है तो किसी से आपको डिसीजन मेकिंग में प्रॉब्लम नहीं होता है, नो प्रॉब्लम इन टेकिंग डिसीजन। फिर हैव प्रॉफिट में आपकी का शेयर होता है, एंड अनलिमिटेड लाइबिलिटी, अरे सॉरी, अनलिमिटेड लाइबिलिटी मैं कह रहा हूँ। नो शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट, सीक्रेसी। सीक्रेसी इज अ फीचर। आपको आपकी बातें आप किसी और के पास नहीं जाती हैं। इजी टू स्टार्ट अ बिजनेस, इजी टू एंड अ बिजनेस। ठीक है। तो ये सब प्रॉफिट में आ जाता है, एंड दैट इज इनफ फॉर प्रॉफिट, मतलब एडवांटेजेस में अगर देखा जाए। फिर डीमेरिट्स में हम क्या क्या देख सकते हैं कि प्रॉफिट, मतलब अगर आपको एक्सपैंड करना हो, डाइवर्सिफिकेशन पॉसिबल नहीं है। एग्जैक्टली एक्सपेंशन या डाइवर्सिफिकेशन पॉसिबल नहीं है, और स्मॉल स्केल बिजनेस ही आप कर सकते हैं। दैट्स वही मतलब पॉइंट हो गया, घुमा फिरा के उल्टा सीधा लिख सकते हैं आप। देन ओनरशिप इंडिविजुअल होने की वजह से लैक ऑफ पर्सनल का प्रॉब्लम आता है। देन लिमिटेड कैपिटल, अनलिमिटेड लाइबिलिटी। ठीक है। सो ये सब परपेचुअल सक्सेशन, एग्जैक्टली लैक ऑफ स्पेशलिस्ट, यस ग्रेट पॉइंट। स्पेशलिटी का एक थोड़ा सा चेंज आ सकता है। तो ये सब पॉइंट्स वेरी कॉमन एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस में, और भी पॉइंट्स है आप अपने थिंकिंग के हिसाब से क्रिएट कर सकते हैं। सो क्या सोल प्रोवाइडर सभी को समझ में आ गया? सभी को समझ में आ गया? 11:05 हो गया है, बड़ी दिक्कत की बात है यार, बड़ा जल्दी टाइम बीत रहा है। मैं फटाफट नेक्स्ट पॉइंट चलते हैं। मे भी हो सकता है हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली के बाद 11:30 के बाद आप लोग कंटिन्यू नहीं कर सकते ना यार, किसी को तो प्रॉब्लम होगा ही होगा आई थिंक। तो चलिए कोई नहीं, ठीक है, ओके, नो प्रॉब्लम। चलिए 11:30 ही तक करेंगे, 11:30 ही तक करेंगे, ज्यादा नहीं खींचेंगे, बिकॉज हमारे पास टाइम इनफ है, तो हम कर सकते हैं। नहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है, हाँ कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट स्टिल देर आर सम पीपल जिनके घर पे बोला जा सकता है। सो इसलिए उस चीजों को भी ध्यान में रखते हुए, क्योंकि उस दिन अंजलि से मैंने वादा किया कि आप आधा घंटा मैनेज कर लो, तो अंजलि के लिए मैं आधा घंटा मैनेज कर रही है वो, तो आधा ही घंटा तक उससे मैनेज करवाया जाएगा। चलिए नेक्स्ट पॉइंट, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली। मैंने ऐसा नहीं कि ये सब क्लासेस नहीं भेजी, मैंने यूट्यूब क्लासेस भेज चुकी है, बट आई नो यू पीपल हाउ मच रेगुलर एंड हाउ मच डिसेंट यू ऑल आर। सो दैट्स व्हाई मुझे ये कराना पड़ा, एंड मैं आई एम जस्ट डूइंग द
मतलब मैं कह रहा हूँ इस चीज को कि मैं फॉर्मेलिटी अदा कर रहा हूँ, क्योंकि इट्स लाइक कि ये फॉर्मेलिटी, क्योंकि मतलब बाकी ना रह जाए हमारे साइड से, और कोई अगर नहीं पढ़ा हो तो वो कर ले, क्योंकि फॉर्मेलिटी इसलिए क्योंकि पहले ये चीज प्रोवाइड करा चुकी है, तो आप लोग ने पढ़ लिया होगा। इफ एनीवन हैज नॉट डन तो दे कैन आस्क मी फॉर द क्लास। नाउ एनीवन कैन टेल मी व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली? क्या आप समझते हैं हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली से? हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली से आप क्या समझते हैं? क्या समझते हैं बताइए फटाफट, जल्दी जल्दी जवाब दीजिए, क्योंकि समय मैं ज्यादा ले नहीं सकता और आपको मैं समय ज्यादा दूंगा नहीं, तो इसलिए फटाफट बताइए। यू हैव 10 सेकेंड्स। आप क्या समझते हैं हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली से? कोई भी बताओ यार। एनीवन देयर? हेलो हेलो हेलो। सब सो गए हैं। कोई बताएगा? बिजनेस, अच्छा, द बिजनेस इज ओन्ड बाय कर्ता, बिजनेस इज मैनेज्ड बाय हेड ऑफ द फैमिली एंड इज कॉल्ड कर्ता, नॉन कोऑपरेटिव फॉर्म ऑफ बिजनेस। ओहो हो, क्या बात है, आकृति जी ने मेरा एक पॉइंट पकड़ लिया एंड उसको यहाँ चिपका दिया। ग्रेट जॉब। बिजनेस कैरिड ऑन बाय मेंबर ऑफ हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली। चलिए ठीक है, बहुत बढ़िया, शानदार जवाब दिया है कई लोगों ने। नाउ एज आकृति मेंशन, इट इज अ नॉन कोऑपरेटिव, अरे नॉन कॉरपोरेट फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। देखिए ये सब लिखने के तरीके हैं, सबको पता है कि वो नॉन कॉर्पोरेट है, बट आपको एक पॉइंट मिल रहा है लिखने के लिए। अ ट्रेडिशनल टाइप ऑफ बिजनेस विद अ करता हेड एंड इट्स फैमिली वेयर करता है लिमिटेड। बहुत बढ़िया, शानदार डेफिनेशन खुशी जी, बहुत बढ़िया, आपने खुश कर दिया। चलिए, तो इट्स अ नॉन कोऑपरेटिव फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, ये कॉमन पॉइंट है जो आप हर में यूज कर सकते हैं, एक्सेप्ट बिजनेस, मतलब एक्सेप्ट कंपनी या जॉइंट स्टॉक कंपनी में नहीं यूज कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट, it is governed it is governed by Hindu Succession Act 1956। हिंदू सक्सेशन एक्ट, हाँ बहुत बढ़िया, जो भी लोग जवाब दे रहे हैं शानदार, आप लोग एक नंबर हीरो लोग हैं, आप लोग हीरो हीरोइन लोग एक नंबर, शानदार। चलिए, जबरदस्त, मजा आ गया, ठीक है। हिंदू सक्सेशन एक्ट 1956 के थ्रू गवर्न होता है, ये पॉइंट मेंशन कर लीजिएगा, ये पूछा जा सकता है, लिख लीजिएगा इसको, ठीक है, अंडरलाइन कर लीजिएगा इसको। नेक्स्ट पॉइंट, इस फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन को कौन ओन करता है, मतलब दिस फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन इज ओन्ड इज ओन्ड एंड carried on by the members of HUF, ठीक है। इसको, इस फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन को मैनेज और कैरीड ऑन जो भी करते हैं लोग, वो मेंबर्स ही होंगे हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली के, और कोई इसको नहीं कर सकता है, ठीक है। सिंपल सिंपल सिंपल, ओके। चलिए नेक्स्ट चलते हैं फीचर्स की तरफ फटाफट, क्योंकि वी आर जस्ट रिवाइजिंग इट ऑल, ठीक है। सो नेक्स्ट पॉइंट, फीचर्स की तरफ चलते हैं। आप ये लेक्चर्स बाद में देखना, जब रिकॉर्डेड आपके पास ये रहेगा, तो आप ये तब देखना जब आपका नियर पे रहेगा, तो एक बार रिवीजन के लिए आपको बहुत फायदा मिलेगा इससे। फीचर्स ऑफ HUF, ठीक है। फीचर्स की स्पेलिंग गलत हो सकती है, वो अंड बंड लिख जाता है, चलिए, तो भी उसको मैनेज कर लीजिएगा। नेक्स्ट फर्स्ट पॉइंट, मेंबरशिप बाय बर्थ, क्या ये पॉइंट बिल्कुल सही है? क्या ये पॉइंट बिल्कुल सही है? माइनर मेंबर्स, हाँ बिल्कुल, बिल्कुल, हाँ, यस यस यस, बिल्कुल, ये पॉइंट बिल्कुल सही है। मेंबरशिप बाय बर्थ, वेदर इट इज अ बॉय, वेदर इट इज अ बॉय और अ गर्ल, ठीक है, और अ गर्ल, जब भी कोई पर्सन एक HUF में जन्म लेता है, दैट पर्सन ऑटोमेटिकली
ऑटोमेटिकली, ठीक है, ऑटोमेटिकली becomes the member of HUF business, ठीक है। जब भी कोई लड़का या फिर लड़की बर्थ लेती है या लेता है, तो वो ऑटोमेटिकली उस बिजनेस मतलब उस HUF में जब भी वो जन्म लेता है, तो ऑटोमेटिकली उस HUF बिजनेस का पार्ट हो जाता है, उसकी चॉइस हो या ना हो, दैट इज अ डिफरेंट पॉइंट ऑफ थिंग। बट वो मेंबरशिप बाय बर्थ मिल जाता है, मतलब कोई ऐसे सब बहुत तरीका वाला चीज नहीं है कि हाँ भाई जाके मेंबरशिप लेना है या मेंबरशिप क्रिएट करना है, ऐसा कुछ भी नहीं है, ठीक है, ठीक है। देर इज नथिंग लाइक दैट कि आप मेंबरशिप क्रिएट करते हैं या फिर आप मेंबरशिप ऐसा कुछ है कि इतने साल बाद आपको मिलेगा, नहीं। जहां आपने 18 साल की उम्र पूरी की, तो मतलब 18 साल कह रहा हूं मैं, 18 साल की उम्र पूरी करने वाला सिस्टम इधर नहीं है। अगर आपने पूरा कर लिया है जन्म अपना तो आप ऑटोमेटिकली मेंबर कहलाएंगे उस HUF के। नेक्स्ट पॉइंट, माइनर मेंबर्स। माइनर मेंबर्स, माइनर कैन ऑल्सो बी अ फुल फ्लेश मेंबर ऑफ द HUF। जैसे कि माइनर को बहुत जगह ऐसा इनएक्टिव ट्रीट किया जाता है, लाइक इन पार्टनरशिप ओनली लिमिटेड टू द बेनिफिट्स, मतलब उसको बेनिफिट्स तक ही इंक्लूड किया जाता है, एंड नॉट इन एवरीथिंग, लॉस वॉस में नहीं किया जाता। बट हियर माइनर इज अ फुल फ्लेज्ड मेंबर इज कंसिडर्ड, माइनर कैन बिकम अ फुल फ्लेज्ड एज पर द चॉइस। तो माइनर मेंबर कैन बिकम अ फुल फ्लेज्ड, माइनर minor a full fledged member of HUF, ठीक है। ये पॉइंट समझ में आ गया ना, माइनर वाला समझ में आ गया, ओके। चलिए ठीक है। ओनली मेल्स एज अ मेंबर, ओनली मेल्स एज अ मेंबर, क्या ये पॉइंट आपको कोई बता सकता है? ओनली मेल्स एज अ मेंबर, anyone can tell me about this point? Females can also join, नहीं, it's not applicable। हाँ हाँ, देर इज, क्या आप डिफरेंस जानते हैं रेस्ट्रिक्शन एंड प्रोहिबिशन में? डू यू ऑल नो देर इज अ डिफरेंस बिटवीन रिस्ट्रिक्शन एंड प्रोहिबिशन? रिस्ट्रिक्शन मतलब क्या होता है, रिस्ट्रिक्शन मतलब क्या होता है, प्रोहिबिशन मतलब क्या होता है? रिस्ट्रिक्शन ऑफ फीमेल, रिस्ट्रिक्शन और प्रोहिबिशन मुझे डिफरेंस समझाइए। देखिए आप लोग कितने अच्छे हैं वो कैब में, मैं तो अच्छा नहीं हूँ। Prohibition in terms of legalities, and what do you mean by restrictions then? प्रतिबंध, वाह वाह, वाह वाह, क्या बात है, एक नंबर। प्रतिबंध, सोसाइटी, आ कहाँ तुम लोग पहुंच गए यार, हर तरफ वुमेन एम्पावरमेंट का नारा लगाने लगते हैं। बस बस बस, हो गया ठीक है। मैं बता रहा हूँ, हाँ अंकिता, बहुत सही बात, सही बात। देखो यार, रिस्ट्रिक्शन मतलब क्या होता है, रिस्ट्रिक्शन मतलब क्या होता है, टू सम एक्सटेंट इट इज अलाउड, टू सम एक्सटेंट मतलब, जैसे कि रिस्ट्रिक्शन मतलब मैं कह सकता हूँ कि ये अगर इंडिया है, ठीक है, ये अगर इंडिया है, ठीक है, तो इंडिया के अंदर आने में रिस्ट्रिक्शंस हैं, ठीक है, इंडिया में रिस्ट्रिक्शंस हैं आने के लिए, आपको बहुत सारे, इट मींस कैन बी डन अंडर सम सर्टेन कंडीशन, एग्जैक्टली।
दैट्स करेक्ट आंसर आई हैव गॉट। कि रिस्ट्रिक्शन मतलब ये है कि ये वो काम हो सकता है बट कुछ सर्टेन कंडीशंस पे। बट प्रोहिबिशन में क्या है, जैसे मैं जो एग्जांपल दे रहा था कि इंडिया में आना आपके ऊपर रिस्ट्रिक्शन लगाया गया है, ठीक है। तो कुछ चीजें करके आप इंडिया में एंटर कर सकते हैं, ठीक है। कुछ लीगल फॉर्मेलिटी या सर्टेन कंडीशंस को फुलफिल करने के बाद यू कैन एंटर इन इंडिया। But if it is said that no one is allowed to enter India, there is a prohibition. There is a prohibition. तो आप कितनों जड़ी बूटी खा के आ जाओ, कुछ कर लो, भाई नहीं जाने दिया जाएगा, मतलब नहीं जाने दिया जाएगा। So restriction is a narrow term, prohibition is a wide term. Prohibition is like कि nothing can be done in regard to that. मतलब if मैंने भैया ने मतलब मान लो कि रजत भाई ने बोला मुझे कि भाई नमन तुम्हारे ऊपर रिस्ट्रिक्शन है, तुम्हें ये काम नहीं करना है। बट वो काम कब हो सकता है, कुछ ये कंडीशन अगर तुम फॉलो करते हो तो ये काम कर सकते हो। बट प्रोहिबिशन भाई तेरे को करना ही नहीं है, तो प्रोहिबिटेड इस काम करने के लिए, ठीक है। सो दैट इज व्हाट restriction and prohibition means. So I said only males as a member. So there is a restrictions to me females. So there is a restrictions to female. अगर इसको इसका explanation देखेंगे तो यहाँ पे ये है कि there is a restriction. There is restriction of membership to females. Restrictions हैं, prohibition नहीं है। Are you getting my point? Are you getting my point? Hello, is there anyone who can tell me? Am I clear? So what I mean to say is that कि there is some kind of restrictions to give a membership to a female. There is no prohibition. There is some restriction. So keep this in mind. Don't get confused in between the two words, that is restriction and prohibition. They are quite different. ठीक है? So if prohibition लिखा रहता तो भाई ये स्टेटमेंट ही गलत हो जाता। But there is restriction मतलब फीमेल्स को कुछ restrictions हैं to get the membership of females. क्या है कैसे है ये हमें नहीं जानना है, बस इतना जानना है, ठीक है। चलिए, पढ़ने को बहुत चीजें हैं बट एज यू ऑल नो कि वी डोंट हैव दैट मच ऑफ टाइम टू गो इन दैट डीप, सो उतना हम डीप नहीं जाएंगे, ठीक है। नाउ नो लिमिट ऑफ नंबर्स ऑफ मेंबर, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट, नो लिमिट ऑफ नंबर ऑफ मेंबर्स, कितने भी हो सकते हैं, ठीक है। कर्ता एक होगा, कर्ता तो एक ही होगा भाई, कर्ता एक ही होगा। को पार्टनर्स कितने भी हो सकते हैं। को पार्टनर्स मतलब इसमें मेंबर्स को को पार्टनर कहा जाता है, उनका उनका बच्चा, फिर उनका उनका बच्चा, उनका बच्चा, उनका बच्चा, बच्चे का बच्चा, जो भी समझ लो, ठीक है। तो देयर कैन बी अनलिमिटेड को पार्टनर्स, नो लिमिट ऑन नंबर ऑफ मेंबर्स। HUF कैन हैव एनी नंबर ऑफ को पार्टनर्स बट देयर विल बी ओनली वन कर्ता, ठीक है। कुछ गलत तो नहीं बोल रहा हूं मैं, क्योंकि मैं कंफर्म कर लूँ, क्योंकि मैं मेरे को पढ़े ये बहुत दिन हो गया है। सो इफ मैं अगर कहीं गलत रहूं तो प्लीज आप मेरे को जरूर पॉइंट आउट करना, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। देर इज नो प्रॉब्लम रिगार्डिंग दैट, ठीक है। नाउ ये सुना है क्या, मिताक्षरा एंड दया भागा? सुना है ना सभी ने? आई थिंक सुना होगा सभी लोग ने। सो एनीवन कैन टेल मी डिफरेंस बिटवीन मिताक्षरा एंड दया भागा? बताइए बताइए, मिताक्षरा एंड दया भागा में कोई डिफरेंस बता सकता है?
बताइए बताइए फटाफट। बाय में वुमेन मेंबर्स हो सकती हैं बट मिताक्षरा में नहीं एक्सेप्ट वेस्ट बंगाल, बोथ मेल एंड फीमेल मेंबर्स ऑफ द फैमिली। अच्छा जी। अच्छा, इफ यू गो एंड स्टडी अबाउट दिस तो ये हर वो जगह यही वर्ड का मेंशन किया गया है, दैट इज सन। सन वर्ड का हमें हर जगह यूज किया गया है, इवन इन दिस ऑल्सो, इवन इन दिस ऑल्सो, अगर आप जाके थोड़ा स्टडी करते हो इसके ऊपर। सो आई थिंक कि इस पे अभी भी क्लैरिफिकेशन नहीं है, तभी ऐसा करा जा रहा है, या भगवान जाने, मतलब कुछ कह नहीं सकते। ठीक है, चलिए, दैट्स अ डिफरेंट सॉर्ट ऑफ थिंग। सो व्हाट आई वाज टेलिंग कि पहली बात तो ये है कि मिताक्षरा में भाग इन वेस्ट बंगाल एंड बोथ मेल एंड फीमेल आर मेंबर्स बट मिताक्षरा ओनली। ए भाई, ये सब तो बात की बात है, ये तो चलो ठीक है। मेन पॉइंट क्या है वो सुनो, वो कोई नहीं बोला। मिताक्षरा में, ध्यान से सुनिएगा, मिताक्षरा में क्या है, मिताक्षरा और दया भागा एक लॉ है, ठीक है, मतलब वो एक लॉ है, मिताक्षरा एंड दया भागा एक लॉ है एचयूएफ का, जिसमें वो बताया गया है कि मिताक्षरा अप्लाई होता है होल ऑफ इंडिया। ठीक है, ये होल ऑफ इंडिया पे अप्लाई होता है, होल ऑफ इंडिया एक्सेप्ट, एक्सेप्ट असम एंड वेस्ट बंगाल। ठीक है, ओके। असम एंड वेस्ट बंगाल, मिताक्षरा में बर्थ के बाद ओनरशिप दे दी जाती है। ओके, ग्रेट, ये अच्छा सा लगा मुझे। सो इन मिताक्षरा, सो इन मिताक्षरा, मिताक्षरा में क्या है, मिताक्षरा इज लाइक कि मिताक्षरा में क्या होता है कि अगर कोई सन पैदा हो रहा है, ठीक है, हम सन के ही कंसिडर में बात करेंगे कि लॉ में एग्जैक्टली यही वर्ड्स मेंशन है। तो अगर कोई घर में कोई लड़का पैदा हो रहा है, तो मिताक्षरा के केस में उसको बाय बर्थ के ही में उसको एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी में हिस्सा मिल जाएगा, एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी में हिस्सा मिल जाता है एज सुन एज द बॉय टेक्स बर्थ इन एनी ऑफ द फैमिली। ठीक है, तो जो एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी, पूर्वजों की जो बनाई हुई प्रॉपर्टी है, उसमें हिस्सा मिल जाता है। ये समझ में आया, ये समझ में आया क्या? और दिमाग में लास्ट ओनर की डेथ के बाद आई थिंक, ये समझ में आया? ठीक है, ठीक है, ठीक है। फीमेल्स पे बात अभी भी चर्चा बहुत डिफरेंट तरीके से है, अगर आप कहीं भी जाके पढ़ोगे तो अभी भी वो मेल पर्सन्स पे ही कोलाइड करके बात करते हैं, स्टिल दे आर emphasizing ऑन मेल मेंबर्स ओनली। सो ये तो था मिताक्षरा का बात। नाउ कमिंग टू दया भाग, तो दया भाग सिर्फ स्टेट्स ऑफ बंगाल और असम में ही फॉलो होता है, असम और बंगाल में ही फॉलो होता है, ठीक है, ओनली इन असम एंड वेस्ट बंगाल। नाउ व्हाट डज दिस मीन्स कि अगर कोई सन, ठीक है, जो लॉ में लिखा है मैं वो बता रहा हूँ, डॉटर भी हो सकती है, ठीक है, प्लीज नो ऑफेंडेशन टू एनी ऑफ द वुमेन्स हियर। ठीक है, द सन डज नॉट एक्वायर एनी राइट, द सन डज नॉट, डजेंट रिक्वायर, ठीक है, अक्वायर, सॉरी, रिक्वायर नहीं होगा, acquire any rights, any rights, ठीक है, any rights by birth, by birth on ancestral property, सिंपल एज दैट। इतना बस याद रखिएगा कि
दया भाग में वेस्ट बंगाल और इसमें फॉलो होता है, ये इन दोनों स्टेट को छोड़ के बाकी पूरे देश में फॉलो होता है। इसमें बाय बर्थ के बाद आपको एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी में हिस्सा मिल जाता है, इसमें आपको बाय बर्थ के बाद हिस्सा नहीं मिलता है। ये कब मिलता है? सो जब उसके फादर मतलब जो करता है उनकी डेथ के बाद वो ट्रांसफर कर दी जाती है एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी की राइट, ठीक है। सो दिस हैपेंस इन दया भाग। सो ये क्लियर हुआ क्या सभी को? ये क्लियर हुआ क्या सभी को? बताइए फटाफट, हाँ या ना, हाँ या ना, जल्दी, मेरे पास टाइम नहीं है। आई हैव टू कंप्लीट 5 पॉइंट्स और, ठीक है, हो गया। किसी को कोई डाउट, किसी को किसी भी तरह का कोई डाउट इसमें? ठीक है, चलिए, ओके ग्रेट। नाउ फिफ्थ पॉइंट, मैनेजमेंट बाय कर्ता। मैनेजमेंट बाय कर्ता, एज आई सेड कि एक बंदा होता है जो कि कर्ता होता है, एक बंदा होता है जो करता होता है, और वही रख के मतलब वही जो होता है आपका मेन आपका हेड होता है, ठीक है। तो अब हेड अगर वही है तो वही बंदा मैनेजमेंट में भी पार्ट लेगा, ठीक है। सो व्हाट डज दिस पॉइंट मींस मैनेजमेंट बाय करता है दैट द मैनेजमेंट इज डन बाय द सीनियर मोस्ट मेंबर ऑफ द फैमिली। सीनियर मोस्ट मेंबर जो होगा, जैसे कि दादा हो गए, मतलब इस केस में तो हम यही लेंगे, दादाजी को ही लेंगे। तो दादाजी हो गए या नाना जी हो गए, जो भी हो कह लो, ठीक है, नाना जी, दादाजी, और भी कोई होंगे तो वो भी, ठीक है। तो जो सीनियर मोस्ट मेंबर होता है दैट इज नोन एज द मैनेजर ऑफ दैट ऑफ एचयूएफ, एंड उस पर्सन को हम कर्ता कहते हैं, ठीक है। और बाकी जो मेंबर्स होते हैं, जैसे इनके 4 बच्चे थे, 4 बच्चे थे, तो इनके 4 बच्चों को हम अलग नाम देंगे। इनके 4 बच्चों को मतलब जो भी हैं ये, अरे छितराए हुए बच्चे जो भी हैं, ठीक है, ये बच्चा हो गया, इनका एक और बच्चा हो गया, ठीक है। तो ये सब जो हो जाएंगे, इनको हम क्या कहेंगे? इनको हम कहेंगे, इनको हम कहेंगे को पार्टनर्स। इनको हम क्या कहेंगे? को पार्टनर्स। These all will be said as co-partners, and that person जो इसको मैनेज कर रहा है will be known as कर्ता। कर्ता will be one, कर्ता will be one, co-partners can be infinite। ठीक है, ये समझ में आया? ये समझ में आया? नेक्स्ट पॉइंट, नेक्स्ट पॉइंट, नेक्स्ट पॉइंट, लाइबिलिटी। लाइबिलिटी में थोड़ा सा कंफ्यूजन क्रिएट होता है, तो लाइबिलिटी देख लीजिए। जो कर्ता होगा, ठीक है, जो कर्ता होगा उसकी लाइबिलिटी अनलिमिटेड होगी, और जो को पार्टनर्स होंगे, ठीक है, जो को पार्टनर्स या मेंबर्स हैं, कह सकते हैं को पार्टनर्स या मेंबर्स जो हैं, उनकी लायबिलिटी लिमिटेड होगी टू द शेयर इन दैट प्रॉपर्टी। उनका जितना शेयर होगा उस प्रॉपर्टी में, उस तक वहां लिमिटेड रहेगी, और कर्ता की अनलिमिटेड रहेगी। इतनी सी बात आपको जाननी थी, बहुत सिंपल सा फंडा था, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट, राइट्स टू अकाउंट्स। राइट्स टू अकाउंट्स, हर एक मेंबर, ऑल मेंबर्स इंक्लूडिंग कर्ता, ठीक है, हैव द राइट टू चेक द अकाउंट्स, मतलब इंस्पेक्ट कर सकते हैं, ये इंस्पेक्ट कर सकते हैं अकाउंट्स, बुक्स ऑफ अकाउंट्स जो हैं उनको हर एक बंदा देख सकता है। ऐसा नहीं है कि जो सिर्फ करता है वही देखेगा, एवरी मेंबर हैज द राइट टू इंस्पेक्ट द बुक्स ऑफ अकाउंट ऑफ दैट एचयूएफ, ठीक है, बिजनेस। फिर एक बहुत अच्छा पॉइंट, दैट इट इज गवर्नड, ठीक है, इट इज गवर्नड बाय लॉ। जैसा कि मैंने बताया, हिंदू लॉ, दैट इज हिंदू सक्सेशन एक्ट के थ्रू गवर्न होता है, ठीक है। तो इसकी जो राइट्स, ड्यूटीज और लायबिलिटीज हैं, ठीक है, राइट्स, ड्यूटीज और लायबिलिटीज हर पर्सन की, वो डिफाइंड है हिंदू, ठीक है, वो आपकी डिफाइंड है कहाँ पे?
हिंदू सक्सेशन एक्ट 1956 में, एंड दैट्स व्हाई दे हैव टू रजिस्टर एज वेल। इनको रजिस्ट्रेशन भी अपना कराना पड़ जाता है क्योंकि वो एक लॉ के अंदर गवर्न हो रहे हैं। ठीक है, सिंपल, बहुत सिंपल। ठीक है, एंड लास्ट पॉइंट जो सबसे बेस्ट इसका पार्ट है वो है परपेचुअलिटी। परपेचुअलिटी मतलब परपेचुअल सक्सेशन। ठीक है, परपेचुअलिटी। ठीक है, परपेचुअल सक्सेशन है, कर्ता टपकेगा, कर्ता टपक गया, दूसरा कर्ता बन जाएगा। ठीक है, एक और कर्ता टपक गया, तीसरा कर्ता बन जाएगा, क्योंकि उनके एंसेस्टर्स के बाद जो उनकी नेक्स्ट कमिंग फर्दर जनरेशन होती है वही रहती है, तो इसके यहाँ पे कंटिन्यूटी मेंटेन रहती है, यहाँ पे आपकी परपेचुअलिटी मेंटेन रहती है। मतलब एक मेंबर या कर्ता के खत्म होने के बाद एचयूएफ बन नहीं जाता है, then there will be a new karta of that business who will control the HUF. And here we got the 9 features of Hindu uh, undivided family. Exactly, Hindu undivided family के फीचर्स यहाँ पे खत्म होते हैं। एंड एग्जैक्टली ऑन 11:32। सो शानदार। ठीक है, ये समझ में आ गया सभी को? ठीक है, ये समझ में आ गया सभी को? ये समझ में आ गया क्या सभी को? ठीक है, चलिए तो एंड करा जाए, एंड किया जाए, एंड किया जाए, एंड करते हैं। ठीक है, चलिए, ओके, चलिए, गुड नाइट सभी को। किसी को कोई डाउट, किसी को कोई डाउट हो तो वो पूछ सकता है, किसी को कोई भी डाउट हो तो वो पूछ सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। किसी को कोई भी डाउट तो